हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम मानव भूगोल के अंतर्गत पहला प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे व उसकी व्याख्या करेंगे। प्रश्न ये है कि मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके उद्देश्य एवं विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न इसमें अथवा में है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए एवं इसके विषय क्षेत्र, उद्देश्य व अन्य विषयों से संबंधों को बताइए। अथवा मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए इसका अन्य विज्ञानों से संबंध स्थापित कीजिए। अथवा आधुनिक समाजशास्त्रों के मध्य मानव भूगोल का स्थान निर्धारित कीजिए। अब स्टूडेंट इसके हम उत्तर की चर्चा करते हैं। और उत्तर की चर्चा करने से पहले हमें यह बात माइंड में सेट करनी है कि इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट मानव भूगोल क्या है, दूसरा इसी में जोड़ लेना मानव भूगोल क्या है वह परिभाषा। सेकंड पार्ट आता है उद्देश्य, मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है। थर्ड है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। और तीसरे की अगर अपन बात करें तो ये आता है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से मानव भूगोल का क्या संबंध है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बुक का जो पार्ट था मानव भूगोल से संबंधित वो मैंने बता दिया। उससे ये स्पष्ट हो जाए कि मानव भूगोल क्या है। तो उसका जो पार्ट था मैंने आपको उस किताब में भी बता दिया वीडियो के माध्यम से, और आज अपन इसमें भी चर्चा करेंगे नोट्स के माध्यम से। तो देखें, मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है। भूगोल तो है ही है मानव भूगोल की शाखा। अब प्रश्न ये उठता है कि भूगोल की 2 शाखाएं। पहली शाखा एक तो भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि भौतिक भूगोल का जन्मदाता कौन है और मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है। तो स्टूडेंट यहाँ क्लियर करते जाना साथ ही साथ। देखिए, भूगोल का पिता कहा जाता है इरेटोस्थनीज। भूगोल का पिता कौन है? इरेटोस्थनीज। इसके बाद हम बात कर रहे हैं भौतिक भूगोल, इसकी शाखा। और भौतिक भूगोल के पिता हैं यूनानी भूगोलवेत्ता पोसीडोनियस। कौन? पोसीडोनियस भौतिक भूगोल के पिता कहे जाते हैं। सेकंड मानव भूगोल, और मानव भूगोल को मैंने आपको बता दिया है कि मानव भूगोल के पिता जर्मन भूगोलवेत्ता कहलाते हैं फ्रेडरिक रैटजेल। कौन? फ्रेडरिक रैटजेल। ये मानव भूगोल के पिता हैं। इनको नोट कर लो साथ के साथ कि भौतिक भूगोल का पिता कौन है, मानव भूगोल का पिता कौन है। और इसी के साथ साथ हम आगे भी चर्चा करेंगे सांस्कृतिक भूगोल का पिता है, इसी के साथ साथ राजनीतिक भूगोल का पिता है, आर्थिक भूगोल का पिता है। कई इसके पार्ट हैं। ये भी भूगोल की एक शाखा है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इनकी शाखाओं को समझा जाता है। अब आगे चर्चा करते हैं कि जिसका शुभारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। इसी शताब्दी में अनेक भूगोलवेत्ताओं का जन्म हुआ जिन्होंने मानव भूगोल के उत्थान व प्रगति के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। मानव भूगोल की नींव फ्रेडरिक रैटजेल ने रखी, इसलिए फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का जनक या मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। आगे स्टूडेंट समझ में यहाँ से देखें, मैं ऊपर बता देता हूँ। देखो यहाँ लिखा हो ना, मानव भूगोल, फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल। एक मिनट स्टूडेंट, फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का जनक या मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या नाम है पुस्तक का? एंथ्रोपोजियोग्राफी। हिंदी में इसका अर्थ मानव भूगोल है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसको पहले क्लियर कर दिया जाए। अब हम देखते हैं मानव भूगोल की डेफिनेशन क्या है और किन किन विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। देखिए परिभाषा है। पहली परिभाषा है मानव भूगोल की फ्रेडरिक रैटजेल
के अनुसार, जो कि जर्मन भूगोलवेत्ता और मानव भूगोल के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि मानव भूगोल सर्वत्र वातावरण से संबंधित है। मानव भूगोल किससे संबंधित है? सर्वत्र वातावरण से संबंधित है, क्योंकि इस सर्वत्र वातावरण का जो प्रमुख है वो मानव है, क्योंकि मानव केंद्र बिंदु में, और मानव जो है इस वातावरण को अपने अनुसार परिवर्तित करता रहता है, लेकिन किसके अनुसार? प्रकृति के नियम विशेष के अनुसार, प्रकृति के नियमावली के अनुसार, प्रकृति के अकॉर्डिंग टू नेचर, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक युग होता। सेकंड जो डेफिनेशंस है वो है कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, और कुमारी एलन चर्चिल सैंपल जो हैं ये मानव भूगोलवेत्ता मानव भूगोल के जो पिता हैं फ्रेडरिक रेडजेल, इनकी शिष्या हैं, इनकी स्टूडेंट हैं, जो कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता के नाम से जानी जाती हैं। इन्होंने क्या कहा है? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है? अस्थिर पृथ्वी तथा चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। वहीं हंटिंगटन के अनुसार परिभाषा है कि मानव भूगोल भौतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं व गुणों के परस्पर संबंधों की प्रकृति एवं वितरण के अध्ययन से संबंधित है। तो ये विभिन्न भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने अपने अनुसार परिभाषा दी है, तो आपको 2 या 3 इनकी डेफिनेशन अच्छी कर लेनी, जिनमें एक तो सैंपल का कथन है, एक रेडजेल का कथन है, तीसरा हंटिंगटन का, और चौथा है जीन बिन्स का। इन चारों को अच्छे से याद कर, और इनकी परिभाषाओं का सिर्फ एक ही मोटो है, एक ही लक्ष्य है कि मानव और प्रकृति, मानव केंद्र बिंदु है और प्रकृति यानी वातावरण के इर्द गिर्द ही वह मानव अपनी क्रियाकलाप को संपादित करता है। मानव भूगोल में स्टूडेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। मानव भूगोल सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में जिक्र करता है और बार बार जिक्र करता है कि सर्व प्रमुख प्रकृति है, मानव उसके अकॉर्डिंग काम करने वाला एक पर्सन है, एक वह केंद्र बिंदु है जो इसके इर्द गिर्द घूमता है और उसके अनुसार यानी प्रकृति के। इसमें आगे चल के 2 तथ्य आते हैं। पहला कहता है कि प्रकृति सर्वे सर्वा है और मानव एक मूक प्राणी है, मतलब प्रकृति ही सारे नियमावली यानी कहने का मतलब नियम कायदे कानून लागू करती है और मानव उन नियमों का अनुसरण करता है। वहीं दूसरी ओर कुछ भूगोलवेत्ता ये कहते हैं कि मानव सर्वशक्तिमान है और वह प्रकृति को परिवर्तित करने में अपना प्रमुख योगदान दे सकता है। ऐसा हो नहीं सकता कि मानव सर्वे सर्वा हो जाए, लेकिन आगे चल के मतभेदों को दूर किया गया है और प्रकृति को आज के अगर प्रेजेंट टाइम में भी बात करें तो प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, और प्रकृति से अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी मानव या मानव समुदाय खिलवाड़ करता है तो उसका खामियाजा संपूर्ण मानव सृष्टि को भुगतना पड़ता है। आज देख लो, कोरोना कोई ऐसी नई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ मानव के अनैतिक कार्यों का ही परिणाम है। क्यों? हम लोग अपने मूल उद्देश्य को छोड़कर वैज्ञानिक तकनीकों में इतने लिप्त हो चुके हैं, इतने घुस गए कि हम आगे मतलब अंधे हो गए। एक तरह की टेक्नोलॉजी से इतने हम अंदर पहुंच गए हैं कि हमें आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ कम समय में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, और इस अधिक लाभ प्राप्त करने के चक्कर में परिणाम भुगतना पड़ता है। सारे कायदे नियम प्रकृति के सब भूल के प्रकृति के प्रति खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका परिणाम हम लोगों को सामने देखना पड़ रहा है। वो कहते हैं ना कि कोई भी गलत काम है उसका परिणाम बाद में भुगतना बाद में नहीं, तुरंत दान महाकल्य, उसका तुरंत ही इलाज हो जाता है। तो यही है। आगे चल के हम देखते हैं स्टूडेंट, मानव भूगोल का उद्देश्य है। अब हम सामान्य सी बात करें तो हर व्यक्ति का अपने जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह प्रयासरत रहता है। उद्देश्य उसका प्राप्त हो या ना हो, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने में या उद्देश्य को प्राप्त करने में वह कटिबद्ध रहता है। इसी प्रकार किस भूगोल को मानव भूगोल को स्थापित करने में भूगोलवेत्ताओं का कुछ ना कुछ उद्देश्य था कि आगे चलकर हमारी नई पीढ़ी जब इससे जुड़ेगी तो उन्हें मालूम होगा कि मानव भूगोल की शाखा
विद्यार्थियों के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए किस प्रकार उपयोगी। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मानव भूगोल का उद्देश्य भौगोलिक वातावरण एवं मानव का अध्ययन करने के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों के परिवर्तनों के कारण सहित व्याख्या करता है। किसका? वातावरण का करता है, संग में मानव का करता है। तो वही बात आ रही है, एक तो वातावरण और दूसरा है मानव। ये दो फैक्टर हैं जो संपूर्ण मानव भूगोल में इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इनकी व्याख्या मानव भूगोल के उद्देश्य के रूप में की जाती है। मानव भूगोल का उद्देश्य भौगोलिक वातावरण और मानव में उचित समन्वय करके उनमें संबंध स्थापित करना है। ठीक है स्टूडेंट? ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं कि भौगोलिक वातावरण में स्थिरता नहीं होती है, उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। जैसे जलवायु, भूआकृति, वनस्पति आदि में परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों का मानव की गतिविधियों व रहन सहन पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी मानव वातावरण को बदलने का प्रयास करता है, लेकिन जब वातावरण को समझना संभव नहीं होता वहाँ मानव स्वयं परिवर्तित हो जाता है। जाहिर सी बात है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहां आप लोग अपने आप को अनुकूल समझते हैं, उस परिवेश में आप रमे हुए हैं, वह परिवेश आपको अच्छा लगता है। बाय द वे वह परिस्थिति बदल जाती है और आपको किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ जाए और वहाँ का वातावरण आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन कारण यह है कि आपको वहाँ संपूर्ण जीवन व्यतीत करना है, या कहने का मतलब है कुछ समय, आधा समय वहाँ व्यतीत करना है। तो आप क्या करोगे? उस वातावरण के साथ सामंजस्यता स्थापित करोगे। अगर सामंजस्यता स्थापित नहीं करोगे तो आपका परिवर्तन हो जाए। कहने का मतलब है आप में या तो प्रकृति आपको चेंज कर देगी या आप प्रकृति को चेंज करने में प्रयासरत हो जाओगे। तो होना किसी एक को चेंज है, लेकिन जाहिर सी बात यह है, हमेशा स्टूडेंट लाइफ में भी ये देखना है, जैसी स्थिति हो आदमी को अपने अनुसार वहाँ का एटमॉस्फेयर ढाल लेना चाहिए, क्योंकि सभी जगह एक जैसी स्थिति नहीं रहती। इससे हमें क्या है कि हर चीज़ से फाइट करने का एक इंस्पिरेशन अंदर से प्राप्त होती है कि हाँ कुछ तो बात है अलग यहाँ पे। तो स्टूडेंट यही अपने जीवन में रखना है, हर प्रकार की परिस्थितियों को देखें, उनसे लड़ने का हुनर रखें, क्योंकि लड़ने के हुनर से आपके अंदर एक असीम शक्ति पैदा होगी। आगे हम इसका जिक्र करें, अतः मानव इस प्रकार के परिवर्तनों की को समय व परिस्थिति के अनुसार इस प्रकार के परिवर्तनों को समय व परिस्थिति के अनुसार करता है। इस प्रकार के समस्त तथ्यों का अध्ययन करने में मानव भूगोल सहायक होता है। तो ये था इसका उद्देश्य। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे चर्चा करेंगे इसके विषय क्षेत्र की। और विषय क्षेत्र को समझने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम बताया था पूर्व में बुक के हिसाब से, कि बुक में इस प्रकार के डायग्राम को नोट करना नोटबुक में, और उसके बाद आगे चलकर मैं इसको बताता हूँ कि किस प्रकार आपको ये याद करना है। तो देखें, विषय क्षेत्र को पहले एक डायग्राम से समझ लो। यहाँ देखो, मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, एक मिनट रुक लो। अब मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझने के लिए एक डायग्राम समझें पहले आप, कि डायग्राम क्या है। उसके बाद अपन देखिए, मैंने आपको बताया था कि मानव जिस वातावरण में रहता है, पहले का मानव कौन से वातावरण में, एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है वातावरण। तो दो प्रकार के वातावरण हैं, यहाँ पहला वातावरण और यहाँ दूसरा वातावरण। एक वातावरण है जिसका नाम है प्राकृतिक वातावरण। मैं अंग्रेजी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। ये है नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, कौन सा वातावरण है? नेचुरल, प्राकृतिक वातावरण। सॉरी, एनवायरनमेंट है, ये मैंने एनवायरनमेंट लिख दिया, आप एटमॉस्फेयर समझ लेना। ठीक है सर। और दूसरा जो वातावरण है वो है सीई, ठीक है, कल्चरल एनवायरनमेंट,
पर्यावरण या वातावरण ऐसा समझो, ठीक है। मानव प्रारंभिक समय में जिस वातावरण में रहता था वो था प्राकृतिक वातावरण। क्यों? क्योंकि मानव को जो सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं वो प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई हैं, और वह प्रकृति, इसमें जो प्रकृति है वो सर्वे सर्वा है, और मानव इसके नियम नीति नियमों के अनुसार कार्य करता है। तो प्रारंभिक जो वातावरण है वो है प्राकृतिक वातावरण, और जहाँ मानव ने अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके अपने आवास, अपने वातावरण, अपने परिक्षेत्र को अपने ही अनुसार परिवर्तित कर दिया, वह वातावरण बन गया सांस्कृतिक वातावरण। किस प्रकार का वातावरण है? सांस्कृतिक वातावरण, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, वातावरण को परिवर्तित करने वाला केंद्र बिंदु कौन है? मानव। तो यहाँ हम मानव को लिख देते हैं मध्य में। ये रहा, देखा मानव, ये है मानव, ठीक है, ये मानव मध्य में है। अब देखिए, इसका रिलेशन इससे भी है और इसका रिलेशन इससे भी है, इसका रिलेशन इससे भी है और इसका रिलेशन इससे भी है। अब स्टूडेंट एक बार और देख लेता हूँ। ये मानव हो गया। अब देखिए, इन दोनों के मध्य में एक समय लगता है जिसे अपन कहते हैं कालिक अनुक्रमण। क्या कहते हैं? कालिक अनुक्रमण। ये आप बुक में जो मैंने बताया उसके हिसाब से कर लेना इसको, कालिक अनुक्रमण। और इन दोनों में व्यक्ति क्या करता है? एडजस्टमेंट, जिसे अपन कहते हैं वातावरण समायोजन। क्या करता है? वातावरण समायोजन। ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये आपको फैक्टर याद रखना है, और इसी प्रकार का डायग्राम बनाया जो मैंने आपको किताब में बता दिया था, वो बनाने के बाद ये लिखना है आपको, ठीक है, नोट्स में। अब आगे देखिए, इसके विषय चित्र के बारे में मैंने पूर्व में बता दिया था, और आपको नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना एक बार। अब आता है मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध। तो इसमें चार्ट बना रखा है, एक तरफ प्राकृतिक विज्ञान है और दूसरी तरफ सामाजिक विज्ञान है। शाखाएं दर्शा दी हैं, पहले में भौतिकी, दूसरे में जलवायु और ऋतु विज्ञान, तीसरे में मृदा विज्ञान, चौथे में पादप पारिस्थितिकी, प्राणी पारिस्थितिकी, जल तथा समुद्र विज्ञान। इधर अपन बात करें तो सैन्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, मानवशास्त्र और राजनीति विज्ञान, ठीक है। अब प्रमुख विज्ञानों को अपन बताएंगे कल की वीडियो में।